आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर फीजावान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से और मंशा अनवर एडमिंटन कनाडा से। नाजरीन, तीसरा टेस्ट पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो कराची में होने जा रहा है सैटरडे से। उससे पहले पिंडी, नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ पाकिस्तान कह सकते हैं, और साउथ पंजाब, मुल्तान, और अब ऑल द वे साउथ बहर अरब के किनारे पर कराची में ये टेस्ट। इसकी हम एक्सपर्टीज जो है वो जानेंगे अपने माहिरीन से कि कराची, मुल्तान और पिंडी में क्या क्या फ़र्क है और उनका मौसम किस तरह असरअंदाज होता है। बहरहाल एक बात बड़ी नुमाया है पाकिस्तान की सिलेक्शन पर। अ, सबसे बड़ा सवालिया निशान भी कह सकते हैं उसको, और मज़हका खेज भी कह सकते हैं कि वो दो बंदे जो पिछले 10 दिन पहले कहीं नजर नहीं आ रहे थे हमें, आज वो सबसे पहली और दूसरी पिक हैं, यानी अबरार अहमद और सऊद शकील, जिन्होंने इसी सीरीज में डेब्यू किया और अब इससे कराची वाले टेस्ट के लिए दोनों जरूर पिक होंगे यकीनन। बाकी 9 कौन होंगे सती साहब? अवश्य कप्तान को तो बाहर नहीं निकाल सकते, कप्तान तो खेलेंगे और जरा के बाकी जो है। तो अगर हम टीम को अगर आपके साथ शेयर करें स्क्वाड को, तो स्क्वाड में से 2 बंदे तो इंजरी के बायस बाहर हो गए, नसीम शाह और क्या तो कहते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा अब देखें, नसीम शाह और हारिस रऊफ तो बाहर हो गए, बाकी रह गए 16 लोग। सही है। तो अब सरफराज अहमद शायद कोई कराची के चक्कर में खिला दें, क्योंकि उनकी फर्स्ट क्लास में 17 मैचेस में 50 की एवरेज है नेशनल स्टेडियम में। इंटरनेशनल क्रिकेट तो वो खेले नहीं वहाँ पे, मतलब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले। बाकी डॉक्टर साहब, ओपनर की बात करें तो उसमें तो कोई डिबेट नहीं है, अब्दुल्ला शफीक और क्या कहते हैं, इमाम उल हक। अच्छा, अब आप लोग मुझे बल्कि बताएं कि क्या बाबर को 4 पे ही खेलना चाहिए और 3 पे हम स्लॉट इन, क्योंकि अजहर अली इन एंड आउट हैं, या अजहर अली की जगह अब सीरीज तो हम हार चुके हैं, तो शान मसूद को चांस दिया जाए नंबर 3 पे? क्या कहते हैं मंशा भाई? जी, मैं तो ये हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं, इवन हम तो T20 में भी कह रहे हैं कि बाबर नीचे आ जाए और डिस्ट्रीब्यूट कर लें अगर 2 प्लेयर फॉर्म में है। तो वैसे टेस्ट में तो खेलते ही 4 पे मेरा हाल है। तो 4 पे और बीच में एक अगर आप कोई स्लॉट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस टाइम शान मसूद जो है वो डिजर्व करते हैं। और खास तौर पे ये अगर सीरीज में इनका कुछ और कॉम्बिनेशन इन्होंने ट्राई करने थे, तो ट्राई करने के बाद, अगर सीरीज हारने के बाद अभी भी ये अगर शान मसूद को खिला लें तो मेरा हाल बेहतर है। अच्छा, उसमें डॉक्टर साहब एक और चीज भी हो जाएगी कि एक लेफ्ट हैंडर हम और डाल दें, तो उनका जो मेन स्पिन बॉलर है या मेन सेट है क्या कहते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो। सही है, जो उनका एक ही जेन्युइन स्पिनर खेल रहा है और लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहा है, और फिर कह रहे हैं कि शायद वो राइट आर्म लेग स्पिनर रेहान अहमद को भी डेब्यू करा दें। तो आई गेस कि जितने डिफेंडर्स होंगे हमारे स्क्वाड में उतना बेहतर है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अगर 4 पे हम खिला लें, 3 पे अगर शान मसूद हो गए और 4 पे हो गए बाबर, सऊद शकील 5 पे ऑब्वियसली पक्के हैं। अच्छा, अब 6 पे जो है वो रिजवान खेल रहे हैं। रिजवान तो काफी सारे नंबरों पे खेल रहे हैं, वो तो अपनी मर्जी जिस तरह खेलें, जिस नंबर पे खेलें लेकिन अगर 6 पे रिजवान को करते हैं, तो डज इट मेक सेंस टू प्ले आगा सलमान एट 7 एज अ बैट्समैन? बिकॉज पिछले में तो 8 पे बारी की, बॉलिंग उनसे बहुत कम कराई है, ना होने के बराबर। सो आई डोंट सी हिम एज एन ऑलराउंडर एट ऑल। तो आप समझते हैं कि ऑल्दो यंग प्लेयर हैं और उनको मतलब रिसेंटली 3-4 मैचेस खेले, आपको लगता है कि उनको बिठा के शायद मोहम्मद नवाज को एज अ नंबर 7 बैट्समैन और फिर बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे खिलाया जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सैद साहब के जो है ना इशू आगा सलमान का, अभी तक उसकी वजह से सारा जो टॉप ऑर्डर है वो भी शफल हो रहा है। कहीं हर एक को अपनी अपनी स्पॉट थोड़ी थोड़ी बहुत इधर उधर करना पड़ रही है, क्योंकि हमें मेरा ख्याल है सिलेक्शन कमेटी को, और या जो प्लेइंग 11 सेलेक्ट करते हैं आखिरी 11 वाली, तो उसमें उसका स्पॉट अभी हमें नजर नहीं आ रहा। अगर वो ऑलराउंड कैटेगरी में खेल रहे हैं तो ही शुड बॉल प्रॉपरली, लेकिन जहां तक नजर आ रहा है उनकी इतने कम ओवर्स उनसे करवाए गए हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि उनकी, अगर वो बॉलिंग नहीं करते तो फिर एज अ बैट्समैन उनकी जगह नहीं बनती। फवाद आलम को हमने बाहर किया, तो अगर उनको बाहर किया, अगर सलमान को खिलाया, तो बॉलर होने चाहिए। फवाद आलम से बेहतर बैट्समैन तो बहरहाल नहीं है वो। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी स्पॉट यहाँ पे बनती है। अच्छा मंशा भाई, आपसे सवाल यही है कि श्रीलंका में भी यही कहा कि उनके 3-4 लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो आगा सलमान को एज अ ऑलराउंडर खिला रहे हैं, और यहाँ पे भी उनके 4 लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं 11 में से। तो अगर इनसे बॉलिंग नहीं करानी, ऑफ स्पिन बॉलर की हमें जरूरत है और हमारे स्क्वाड में कोई ऑफ स्पिन बॉलर है ही नहीं, तो क्या कहते हैं, अगर 4 लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट भी बॉलिंग नहीं करानी और डकेट्स रन पे रन किए जा रहे हैं,
तो डज इट मेक सेंस टू प्ले हिम? बिल्कुल, लेकिन वो टीम के साथ होने चाहिए। मैं समझता हूँ नंबर 6 के वो अच्छे प्लेयर हैं और 1 डाउन पे भी और 6 पे भी उनको दोनों जगह खिला सकते हैं। लेकिन करंट सूरत हाल में जो आपके पास सेटअप है और आगे से अगर एक लेग स्पिनर भी वो डाल रहे हैं मजीद, तो यकीनन ट्रेडिशनली समझा जाता है कि लेफ्ट हैंडर जो है वो लेग स्पिनर को बॉल अंदर आती है तो अच्छा खेलेंगे। वो अलग बात है कि वो उनसे कोहली पिक ना हो तो क्या हो और फ्लिपर पिक ना हो, लेकिन ये है कि उस हिसाब से आप देखें तो यकीनन शान मसूद का चांस बनता है। और जैसा कि हम बॉल ही नहीं करवा रहे उनसे, तो फिर वो क्या फायदा उधर से अगर वो उनके ले रहे हैं विकटें, जो क्या नाम रूट है उनके, जो रूट उनके साबिक कप्तान विकटें ले रहे हैं, जो भी बिल्कुल पार्ट टाइम बॉलर है, तो फिर कोई मकसद नहीं है इनको खिलाने का अगर बॉल भी नहीं करवानी। अच्छा चले, हम अगर आगा सलमान को यहाँ से आउट कर देते हैं तो फिर नंबर 7 पे क्या नवाज को खिलाया जाए? ये तो अब देखिए, वैसे तो मैं अगर ये देख रहा हूँ तो T20 के कुछ लड़के हैं जो इधर उन्होंने पुट इन किए हैं, लेकिन नवाज की जो भी रिसेंट परफॉर्मेंस है 40 उन्होंने नीचे से कर दिया। मेरा हाल है ये आपका देखने का तरीका है कि आप सेटअप कैसा चाह रहे हैं। आप ये तो नहीं चाह रहे कि वो हार और हर चीज को मैं फिल करता जाऊं, एक बंदा बैटिंग भी थोड़ी कर ले, 9 में भी आए थोड़ी बैटिंग कर ले, 8 में भी आए थोड़ी मेरा हाल है जब भी हमने टेस्ट जीतने हैं, चार आपको तो फ्रंट लाइन बॉलर्स चाहिए। उसके बाद एक ऑलराउंडर पे आप डिबेट कर सकते हैं अगर आपने टेस्ट में 20-20 विकेटें लेनी। अगर आप ये बिट्स एंड पीसेस आप बनाना चाह रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है, और वो फिर सोचेंगे ये हो गया तो नीचे से वो स्कोर कर देगा आखिरी, और आखिरी इनिंग में इतना चाहिए होगा तो नवाज हमारे पास लेफ्ट ही है। ये अप्रोच है डिफरेंट। मेरा नहीं ख्याल कि अगर नसीम शाह ने 2 छक्के मारे थे तो T20 में तो मैं उसको 7वें पे बारी करा दूंगा, नहीं। और अगर मोहम्मद वसीम अच्छी स्विंग कर लेते हैं तो मैं उनको जनाब बैट स्विंग की बात कर रहा हूँ, अच्छी स्विंग बैट की कर लेते हैं तो मैं उनको 7वें पे खिला दूंगा। तो इस तरह इसको पहले ये कोचेस को समझना है कि आपने 20 विकेटें कैसे लेनी। तो जो अभी करंट हमारे सामने उन्होंने रख दिया तो उसके अंदर तो बहुत अच्छी ऑप्शन हमें नजर आ रही है कि नवाज के साथ बैटिंग कर लेते हैं और लेफ्ट आर्म स्पिन कर लेते हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि नवाज रावलपिंडी से है ताल्लुक इनका, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट इनके 55-56 मैचेस हैं, 104 विकेट्स हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये ऑलवेज प्लेड एज अ बैटिंग ऑलराउंडर। 5-6 पे बारी करते हैं और फिर 7 बॉलिंग करते हैं। तो और फर्स्ट क्लास में उनकी 35-36 की एवरेज भी है। तो इनको 7 पे अगर खिलाया जाए और रिजवान को 6 पे खिलाया जाए तो ऑब्वियसली इट डज मेक सेंस। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल है कि नवाज ने जिस तरह से पिछले 2-1 साल में टीम के साथ किसी भी फॉर्मेट में T20 हो या वनडे हो या टेस्ट हो अपने आप को एडजस्ट किया है, आई थिंक ही डिजर्व्स दैट स्पॉट। और जी 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 आप बोलें। करिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे फिर साथ ही सवाल ये है कि यार फहीम अशरफ कोई सुतेला बैठा है PCB का कि अब मसला वही आ रहा है कि उसको पुराना गेंद ट्राई ही नहीं किया। यानी कि होता है ना कि पाकिस्तान में तो आपको पता है या तो ब्रांड न्यू गेंद होता है या पुराना गेंद, दरमियान वाले गेंद, यानी कि 40 ओवर के बाद दोबारा लाया जाता है फास्ट बॉलर का कि थोड़ी रिवर्स है। तो और व्हेन ही बोल्ड इकोनॉमिकली, राइट, ही इज प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान प्लेड इन दिस सीरीज। तो अब फहीम अशरफ को ड्रॉप करने के लिए चांस दिया जा रहा है या जेन्युइनली खिलाया जा रहा है? ये मंशा भाई इसको लेंगे, उन्होंने इस पे बात भी की थी पहले। मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेशर था, बहुत ज्यादा प्रेशर था क्राउड का भी और लोगों का भी कि जहाँ पे वर्ल्ड कप में एक ऑलराउंडर लेके जाना, क्यों नहीं लेकर गए। तो उस प्रेशर को भी उन्होंने थोड़ा सा वो बचाने के लिए और फहीम को उन्होंने खिलाया। और शायद मेरे ख्याल अंडर बोल्ड थे कि जहाँ पे बॉल रिवर्स हो रही थी, यकीनन उनको ओवर करवाने चाहिए थे। बाकी अभी जो जिस तरह उनको ओवर नहीं करवाए तो खतरा तो यही लग रहा है ये नो चेंज कर दे, लेकिन मेरा हाल इनको लॉन्ग रन देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसा या तो एक जेन्युइन फास्ट बॉलर आप खिला रहे हैं, तो अगर आपने पहले कुछ ओवर ही कराने नहीं गेंद से तो मेरा हाल बहुत अच्छी ऑप्शन। अच्छा फहीम अगर आगे 8 पे और नवाज आगे 7 पे, ठीक है, तो बाकी रह गए 3 स्पॉट, ठीक है, 9, 10 और 11। तो 11 पे हम पक्का कर लेते हैं फॉर एग्जांपल इब्रार अहमद को, 11 पे या 10 पे जो भी इब्रार अहमद। तो बाकी रह गए 2 स्पॉट, ठीक है। अब जो 2 स्पॉट हैं हमारे पास ऑप्शन बॉलिंग में है जाहिद महमूद, नुमान अली और फिर मोहम्मद अली और मोहम्मद वसीम। तो एक तो पहले आप लोगों से ये पूछना है कि आप 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे या 3? जी डॉक्टर साहब। अच्छा भाई, मेरे ख्याल में अगर तो फहीम खेलेगा, जो कि अभी मंशा भाई ने भी उस क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि अगर वो शायद हो सकता है कि उनसे पुरानी गेंद अब रिवर्स स्विंग ना होती हो,
अब हमें नहीं पता चूंकि, तो शायद अगर नहीं कर सकते तो यकीनन नहीं करवानी चाहिए उसको बॉल। लेकिन अगर उसको बॉल नहीं करवानी आती या नहीं करवानी, तो फिर उसको खेलने का जवाब भी नहीं बनता। तो अगर वो खेल रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि मोहम्मद वसीम बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को हमने दो दो मैचेस में देखा, बेसिकली वो उस कार्ट में नजर नहीं है जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे, या जो नॉर्मली हमारे पेसर्स डेब्यू के में करते हैं, जैसे मोहम्मद जाहिद भी आए, शबीर आए, या जो भी आए, तो वो एक इम्पैक्ट लेके आए। लेकिन मोहम्मद अली ने वो इम्पैक्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया। हो सकता इज अ प्रॉमिसिंग क्रिकेटर ऑफ कोर्स, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो वापस आ जाएंगे। लेकिन इस टेस्ट के लिए आई थिंक कि मोहम्मद वसीम जूनियर को चांस देना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलें, ये तो स्पॉट हो गया मोहम्मद अली और मोहम्मद वसीम में से मोहम्मद वसीम को खिला लिया। और मेरे ख्याल में मोहम्मद वसीम जब आगे गेंद करते हैं, तो हमने एक दफा जिक्र भी किया था, तो थोड़ा सा तिरछी सीम से करते हैं, और उसमें ये होता है कि पुराना गेंद डिप होने का और लेट स्विंग होने का चांस है। तो हो सकता है कि, और पेस भी उनकी 140 तक होगी, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा सरप्राइज फैक्टर हो। तो अगर हम फास्ट बॉलर्स फहीम अशरफ और मोहम्मद वसीम रखते हैं और मोहम्मद अली को भी ड्रॉप कर देते हैं, तो हमारे पास एक और स्पॉट रह गया है मंशा भाई, जो स्पिनर का है। तो अब क्योंकि नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो नमान अली भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, और अबरार लेग स्पिनर हैं, और जाहिद भी लेग स्पिनर है। जाहिद को 2 टेस्ट मैच खिलाए जा चुके हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, बल्कि काफी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ही कैन टेक विकेट्स, राइट। तो अब मसला वही है कि नमान अली और जाहिद में से किसको खिलाएं। देखिए, आप इसको ओवरऑल, जिस तरह मैंने 20 विकेटों की बात की, कि अभी T20 में भी हर जगह लेग स्पिनर खेल रहा है। क्यों खेल रहा है? क्योंकि विकेट टेकिंग ऑप्शन है, उसको मार पड़ सकती है, लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शन है। और अगर टेस्ट में लेगी और लेग स्पिनर आपके पास ना खिलाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और थोड़ी टर्निंग विकेट हो तो बहुत ही जरूरी है। और मैं वैसे भी कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ कि आप अगर मोहम्मद अली को मैं ब्लेम करूं, या इधर नुमान अली खेल जाए उनको ब्लेम करूं, या इधर नवाज को ब्लेम करूं, तो उनकी क्रिकेट आप देखें वो क्या कर रहे हैं, कि जो बॉलर हमने एक सेट इन कर रहे हैं कि लंबे स्पेल कराएंगे और विकेट टू विकेट गेंद करेंगे, रोकेंगे, वो उनको मार रहे हैं, और उस पर विकेट भी नहीं मिल रही, क्योंकि विकेट सीधे। अगर आप बॉलर की लाइन लेंथ को चेंज कर निकल के मार रहे हैं, बिल्कुल T20 की तरह शॉट्स मार रहे हैं, तो वो जो प्रेशर आ रहा है, वही बॉलर जो हम समझ रहे थे लंबे स्पेल मोहम्मद अली या हम नुमान को खिला लेते हैं, या एक एंड से लंबा स्पेल एक फास्ट बॉलर से या एक स्पिनर से करा लेते हैं, वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों कि वो उसको अटैक कर रहे हैं, और वो अटैक्स राव इफ्तिखार करते रहे, शबीर करते रहे, काफी लोग हैं जो हमारे पास करते रहे। तो बिल्कुल आप उसको नैगी लेंथ पे खिलाएं, और फील्ड आपने दायरे में ली भी है, तो सिंगल भी नहीं निकलेगा, राइट। लेकिन जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं और ऊपर से भी मार रहे हैं और स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन मेरा ख्याल है आप विकेट टेकिंग बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो ही उनके साथ हम मुकाबला कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल। सो आपको पिक मेरी जाहिद पिक है, नुमान नहीं है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, काउंटर आर्गुमेंट मैं आपको देता हूँ और फिर आपसे सवाल पूछते हैं। तो एज में तो इनके 2-3 साल का ही फर्क है, तो दैट्स क्वाइट इररिलेवेंट। दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब के जाहिद इज गोइंग फॉर 7 एंड ओवर, ठीक है, 60 ओवर कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, 7 एंड ओवर। नुमान अली 2.5 पे जाते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ 4-4.5 पे चले जाएंगे। एक तो इकोनॉमी रेट है, ठीक है। दूसरा ये है कि क्योंकि उनके जो इंग्लैंड के बैट्समैन वो रन चेस करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि नुमान अली की जो अप्रोच है, जिस तरह वो टाइट लाइन एंड लेंथ से करते हैं, तो शायद वो रिस्क लेके विकेट दे दें उनको। एक चीज ये, दूसरा ये कि नुमान इज मच बेटर बैट्समैन देन जाहिद महमूद। हमने देखा कि लास्ट मैच में पाकिस्तान की लास्ट 6 विकेटें 35-37 रन पे गिर गई, और इंग्लैंड की आखिरी विकेट ने 35 रन बना लिए। तो चीजें हैं, एक तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है वो नुमान अली, ठीक है, जरा की बैक हैंड पे उनके दोनों लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर खेल रहे हैं। सेकेंडली ये है कि इकोनॉमी। तो डॉक्टर साहब, अगर इन 2 फैक्टर्स को आप देखें, और काउंटर आर्गुमेंट ये है क्योंकि जाहिद इज डेफिनेटली अ विकेट टेकर, बट एट एन एक्सपेंस ऑफ obviously 7 and over, right? Secondly, his batting is far inferior than Numan Ali. तो आप किस तरफ जाएंगे डॉक्टर साहब? आपने इसमें 2 पॉइंट्स रखे नुमान अली के प्लस। उसमें जो बैटिंग का फैक्टर है ना, मैं उसको तो शामिल नहीं करना चाहता, इसलिए कि अगर आपके पहले 4 बैट्समैन, 5वां फुल 5 बैट्समैन, छठा कीपर, 7वां ऑलराउंडर, वो मिला के 7 बंदे अगर मैच नहीं बना सकते, तो फिर नुमान अली पे अगर बात आ गई है, तो बेहतर है कि हम इंग्लैंड से सुलह कर लें। तो इसलिए ये फैक्टर तो मैं नहीं कंसिडर करता इसको। हाँ, सेकंड बात यह है कि डेफिनेटली जो ये अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं, या इसको बेसबॉल क्रिकेट कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट ने अब एक नया मोड़ ले लिया है,
और ये पहली दफा ये डिस्कस होने जा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो बॉलर चाहिए जो कंटेन कर सके। तो मेरा ख्याल है कि नुमान अली का ये प्लस पॉइंट है कि वो कंटेन करने की अहलियत रखते हैं, टाइट लाइन पे गेंद करते हैं, जो लेगी आमतौर पे 6 के 6 बॉल उस तरह नहीं कर सकता, लेफ्ट आर्मर ज्यादा बेहतर कर सकता है। तो नुमान अली के पास एक्सपीरियंस भी है, फिर वो लोकल भी है, लोकल तो खैर जाहिद भी है कराची, मतलब आई मीन सिंध साइड के। तो आई विल गो विद नुमान अली। ठीक है, तो डॉक्टर साहब फिर इसमें ये हो गया कि बाकी टीम मंशा भाई हमारे से एग्री कर रहे हैं और सिर्फ नुमान अली का जो है वो क्या कहते हैं, नुमान अली और जाहिद में से किसको खिलाना ये है। एंड और जरा कि दोनों बड़े आई गेस कि वैलिड वो हैं आर्गुमेंट्स। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर नंबर 10 नहीं मैच जितवाना है तो फिर सुलह कर लें, लेकिन आप ये देख लें कि मार्क वुड के जो रन थे ना, इंग्लैंड मैच उसी से जीता, विकेटों से तो जीता है, लेकिन मुझे पहली इनिंग में वो आखिरी 35-40 रन कर गए। तो खैर इसको अगर हम या सती भाई उसको ऐसे आप देख लेंगे, मेरा हाल है जो इंग्लैंड मैच जीता वो मार्क वुड की पेस से जीता, जहां कुछ नहीं हो रहा था तो उसने पीएस से 3 आउट किए। लेकिन दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, क्या पता कि वो इमाम भी पूरे फिट हो ना हो और शान को ऊपर मिल जाए बारी और इमाम की जगह वो दोबारा ही आगा खेल जाएं, और इस तरह आपने कहा कराची में कभी नहीं खेल, लेकिन सरफराज भाई को भी चांस मिल सकता है। वही मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं सरफराज का डेब्यू हो जाएगा कराची में, कभी टेस्ट डेब्यू नहीं हुआ, टेस्ट नहीं वहां खेल पाए ड्यू टू पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं थी, तो वो भी हो सकता है। तो ये मेरा ख्याल है जो पीछे भी अब जब भी सरफराज टीम से बाहर थे तो जब सीरीज हम हार जाते थे आखिरी मैच उनको मिल जाता था, पर एट दैट टाइम ही वाज प्लेइंग एज अ कीपर, राइट? और अभी आप इसको क्या कीपर या बैट्समैन खिलाना चाहेंगे? जी मेरे ख्याल में तो कीपर खिलाना है, क्योंकि रिजवान नीड्स अ ब्रेक, ही जनरली नीड्स अ ब्रेक, क्योंकि वो क्या कहते हैं हर चीज कर रहे हैं, ऊपर से साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी उनकी काफी सारी हैं माशाल्लाह, तो विच इज फाइन, उसका पर्सनल लाइफ है। लेकिन आई थिंक कि उसको थोड़ी सी ब्रेक चाहिए ना, सीरीज तो हम हार गए, तो उसको अगर एज अ बैट्समैन भी खिला देते हैं तो एटलीस्ट कीपिंग उसके शोल्डर से ऑफ होगी। और मेरा जाती ख्याल है, आई माइट बी रॉन्ग, टेस्ट क्रिकेट को सरफराज रिजवान से बहुत बेहतर समझते हैं, और वो शायद बॉलर से बहुत बेहतर बॉलिंग करा लेंगे जब वो कीपर खड़े होंगे, मेरे ख्याल में। तो फिर अगर ब्रेक सर साहब अगर ब्रेक देनी है तो रिजवान को क्यों ना मुकम्मल ब्रेक दी जाए, बतौर बैट्समैन भी ना खिलाया जाए, फिर इनको भी इन किया जाए और आगा आगा को भी रहने दिया जाए। एब्सोल्युटली राइट पॉइंट है डॉक्टर साहब आपका, बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये तो फिर चौपड़ियां और दो वो उधर माशाल्लाह वो अपने एम्पायर खड़े कर रहे हैं, इधर आप जो है उनको पैर बिठा रहे हैं कि सरफराज अहमद इज इन माय ओपिनियन एनीवेज वो बॉलर से बेहतर बॉलिंग करवा सकते हैं इन कंपैरिजन टू रिजवान टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि कराची में खेले काफी हुए हैं। सेकेंडली ये कि आई थिंक इफ ही इज बिहाइंड द स्टंप्स, हमारे बॉलर्स कंटेन करने में, और कंटेन करेंगे तो इंग्लैंड वाले खुद विकेट दे देंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि वो अब्रार ने भी 7 विकेटों की बात किया कि मुझे सरफराज भाई ने कहा वैसे ही बॉल करो जैसे डोमेस्टिक में करते हो, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और इत्तेफाक से मैंने कुछ मैचेस देखे थे जिसमें वाकई सरफराज उससे बॉल करवा रहा था, मतलब सरफराज अहमद उससे बॉल करवा रहा था। यू कैन सी द कम्युनिकेशन, वो लाइव आते हैं हमारे यूट्यूब पे पीसीबी के जो मैच थे, एंड यू कैन सी कि सरफराज किस तरह टेक्निकली उससे यानी कि बॉलिंग करवा रहा था। तो आई थिंक सरफराज अगर साथ होंगे तो क्या कहते हैं और बेहतर हो जाएगा मेरे ख्याल है, लेकिन क्या कह सकते हैं। और वो डॉक्टर साहब हमें याद आए, क्योंकि हमारे अपना ही प्रोग्राम होता है तो हमें उस बात का जवाब देना चाहिए कि वर्ल्ड कप फाइनल में भी हम T20 के सोच रहे थे कि वो इस तरह उसकी जगह उसको खिला लें, उसकी जगह उसको खिला लें तो क्या होगा, लेकिन उन्होंने किया वही कि वो रिजवान और बाबर ही ओपन आते रहे और वही करते रहे जो उन्होंने किया। मेरी प्रेडिक्शन तो वैसे ही बड़ी काबिल तारीफ है। मैंने कहा था हर्षल पटेल इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप में एक्स फैक्टर होंगे, वो वाकई एक्स फैक्टर है, उन्होंने मैच ही नहीं खिलाया उसको। उन्होंने एक्स फैक्टर कर दिया जी, क्रॉस वाला एक्स कर दिया था उन्होंने। जी जी डॉक्टर साहब जी, मेरा ख्याल है काफी शेर हासिल बहस हो गई है इस पे, तो होपफुली ये विकेट थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करेगी। जैसे सब आप कैमरा बता रहे थे कि ये कहा जा रहा है कि ये विकेट जो पिच है ये थोड़ा डिफरेंट टर्नर होगा, इसका मुल्तान और पिंडी के दरमियान वाली विकेट होगी। कुछ टर्न कर भी जाएंगी, वो टर्न करेंगे जिनके जो जोरे बाजू पे करेंगे, विकेट से ज्यादा सपोर्ट की उम्मीद ना की जाए। तो लेट्स सी डॉक्टर साहब एक सवाल की जिसारत मैं करना चाहता हूँ आपसे और सती भाई से। वो जो एक आउट किया हुआ है रिजवान को और बड़ा उसका रोला पड़ा हुआ है, वो जो
उन्होंने कर दिया है, कोई रिवर्स भी हुआ है और फिर सीम पे भी लग के बाहर निकला है। तो सती भाई, ये रिवर्स स्विंग इधर कराची में ज्यादा होती है या हम उनके इंग्लैंड वाली कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते? नहीं, वो तो जाहिर है कि वो माशाल्लाह उसके मतलब 160 70 80 टेस्ट मैचेस हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रिजवान जो है ना, वो लेंथ बॉल था, वो पीछे जाने का बॉल ही नहीं था। ठीक है, वो बॉल उनकी तरफ आ रही थी और उन्होंने बल्ले से खेला, ठीक है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ही शुड हैव बीन फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड होते तो बहुत ज्यादा हो जाता, और सॉफ्ट हैंड से खेल रहे होते तो एज लग के कैरी ना करता। ठीक है, अगर वो ड्राइव कर रहे होते एज लग के कैरी कर जाता ना, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो समटाइम्स लाइक जिस तरह बॉल ऑफ द सेंचुरी भी है, तो वो भी आप देखें शेन वॉर्न की, तो वो ओपन हो गए थे। ही डिडंट प्ले विद अ क्लोज फेस, राइट, मतलब उसने बॉडी को ओपन कर लिया था। तो ये शायद ये जिस तरह अब्रार ने बोल्ड किया उसको, स्टोक्स को, तो वो भी गूगली पिक नहीं की, लेकिन वो ओपन हो गए, क्योंकि अगर आप पिक ना भी करें और आप आगे ऊपर जाके खेलें, बॉल के करीब जाके खेलें, तो एज लग जाता है, लेकिन इस तरह बोल्ड नहीं होते। तो आई थिंक मेरा ख्याल, मेरी जाती ओपिनियन ये है कि इट वाज अ वेरी गुड बॉल, बट रिजवान शुड हैव गॉन फॉरवर्ड टू इट। ठीक है, और फिर एज लग जाता, लेकिन इस तरह आउट ना होते, और फिर इस तरह हैरान भी बाद में देख लेंगे कि जैसे वो सब कुछ सही किया और बॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी पड़ गई। बॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, लेकिन रिजवान उस तरह नहीं खेला जिस तरह खेलना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बस लास्ट सवाल कि ये जो उसके समंदर के ऊपर है स्टेडियम कराची, तो ये ह्यूमिडिटी और वो उधर, क्या आपका ख्याल है रिवर्स स्विंग का उधर है कुछ ज्यादा? ये टेक्निकल चीजें तो खैर बहुत सती साहब बेहतर समझ सकते हैं। मुझे से जी ज्योग्राफिकली पूछें तो मैं बता सकता हूँ कि हवाएं किधर से चलती हैं और माउंटेन के साथ टकरा के जी वापस आती हैं। जी जी सती भाई, जी जी। मानसून का मौसम कब होता है, और जब या ये जो हवाएं हैं ये मानसून नहीं होंगी, बल्कि ये विंटर जो वेस्ट साइड से आती है, साइबेरिया से आने वाली, वो इफेक्ट करती है मौसम, मतलब पूरे, क्योंकि ये वेस्ट से ही एंटर होता है तो ऑल द वे ईस्ट की तरफ जाता है। बाकी रिवर्स स्विंग और ये जो टेक्निकलिटीज हैं, ये सभी सब बेहतर बता सकते हैं। हम जी ना सती अच्छा, भाई। कितना इफेक्ट देखिए, एक करता तो ह्यूमिडिटी जो है ना वो 40-45% है, तो दैट्स नॉट वेरी हाई। बाकी जो है वो कराची का वेदर, मौसम काफी मतलब बेहतर है, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा टेम्परेचर में रिवर्स होने का चांस थोड़ा सा ज्यादा होता है। बात वहीं पे आ जाएगी, वो जो बॉल की हमने एपिसोड की थी, मसला ये है कि जो मशीन स्टिच बॉल होता है ना, वो बड़ा परफेक्टली बना होता है, सीम उसकी अंदर धंस जाती है थोड़े से यूज के बाद, तो उसमें जरा रिवर्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्किल चाहिए, और फिर आपको सरफेस थोड़ी सी एब्रेसिव चाहिए। तो जिस तरह इन्होंने बताया, तो कराची की सरफेस तो इतनी एब्रेसिव नहीं लग रही, फ्लैट ही विकेट लग रही है। मैंने एक दो तस्वीरें भी देखी हैं। हाँ मंशा भाई, ये हो सकता है कि वो जो बाहर सीमेंट के स्टैंड नहीं होते, इंग्लैंड का बैट्समैन को छक्का मारे, उस स्टैंड पे बॉल जाके खास एंगल से लगे और गेंद छिल जाए, फिर रिवर्स होगा मेरे हिसाब से। ठीक है। तो इसके लिए तो फिर किसी स्पेशलिस्ट की खिदमत अंजाम देना पड़े कि बाहर जो बैठा हो वो बॉल को पकड़े और फौरी तौर पे किसी सीमेंट पे रगड़ दे और नहीं वापस नहीं, वो छक्का उसको लगे ना, छक्का वो लगे, कह रहे बॉलर ही ऐसा लगा देंगे, तो शुरू में जरा छक्के छक्का 3 4 लगे, लग जाए और जिस। या वो जो ग्रिल नहीं होती साइडों पे, उसके जी कहीं जी नोक पे लगे बॉल, इस तरह के वो इम्बैलेंस हो जाए, तो क्या कहते हैं, लेकिन रिवर्स हो सकता है बिल्कुल। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा स्किल चाहिए। मेरा डाउट है, आई थिंक अगर वसीम को खिलाया तो शायद पुराना गेंद उसका डिप भी होगा, क्योंकि उनकी थोड़ी सी, जैसे हम पहले बताया था, यूं कलाई जाती है, आगे गेंद पे यूं एक्शन नहीं जी, जाती। हाँ। तो इससे ये होता है कि गेंद स्विंग होता है, लेकिन इससे जो है ना, वो अगर शायद नीचे रखा हुआ है तो गेंद तेजी से डिप हो सकता है। तो आई थिंक उसको उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि बाकियों से अगर 4-4 ओवर कराने हैं, तो उसको खिलाने में कोई हर्ज नहीं। यही बात जो सतीश साहब अभी टेक्निकली बॉल के मुतालिक बता रहे थे कि एक एपिसोड हम इससे पहले कर चुके हैं, वो इसी कैचअप क्रिकेट की सीरीज में आप देख सकते हैं। इससे जस्ट पहले चंद दिन पहले का एपिसोड है, जिसमें 2 बॉल्स हैं, ग्रेज की बॉल और डूक की बॉल और कोकाबोरा की बॉल का डिफरेंस भी बताया उन्होंने। जो दोस्त इंटरेस्टेड हों, जो भी सामीन और नाजरीन इंटरेस्टेड हों, वो जरूर इसमें जाके देख सकते हैं कि ये टेक्निकली आखिर बॉल हैंड स्टिच्ड और मशीन स्टिच्ड में क्या डिफरेंस होता है और वो कैसे वर्क करती है। नाज़रीन, हमें इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान इस सीरीज में कमबैक तो अब नहीं रह गया, कोई ना कोई वो आखिरी दम पे मतलब कह लें कि थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाएगा, और होप करते हैं कि 2-1 से सीरीज फिनिश हो। इजाजत दीजिए हमें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।